की क्लासेस में हम देखेंगे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। तो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर इंपोर्ट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का पार्ट होता है। न्यूक्लियस में एक mRNA का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यह एक मैसेंजर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या mRNP में स्पेसिफिक हेट्रोजीनस न्यूक्लियस प्रोटीन के साथ अटैच रहता है। इससे पहले कि इसका ट्रांसलेशन किया जाए, इनकोडिंग इनकोडेड प्रोटीन इसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर देता है और इसके जो आसपास सेल्स होती हैं उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक वाटरप्रूफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और विभिन्न कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियस से mRNPs, tRNAs और राइबोसोमल सब यूनिट्स सहित माइक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेट सभी न्यूक्लियर प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट एनपीसी के द्वारा होता है। तो ये एनपीसी क्या होता है? तो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखने से पहले इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले है एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 2 यूनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 120 × 10⁻⁶ डाल्टन होती है, जबकि राइबोसोम का मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ 2 मिलियन डाल्टन होता है। एनपीसी में एक वेराइटेबल स्ट्रक्चर प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होते हैं। इस प्रोसेस में न्यूक्लियर एनवेलप के साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर साइट पर 8 रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जो स्पोक रिंग असेंबली एक सेंट्रल चैनल है जिसमें न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरी चीज़ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो हमारे न्यूक्लियस की इनर और आउटर मेम्ब्रेन में होती है और बहुत सारे लोकेशन पर फ्यूज्ड रहती है। तो ये जिस लोकेशन पे दोनों फ्यूज्ड या अटैच होते हैं उसे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोसेस होती है। पहला तो राइबोसोम का फॉर्मेशन और दूसरा डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन, जिसे ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। तो जो एमआरएनए और राइबोसोम बनेंगे उनका फॉर्मेशन तो न्यूक्लियस में होगा, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो न्यूक्लियस से कैसे साइटोप्लाज्म में ये जाएगा उसी को कहते हैं एक्सपोर्ट। तो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट पढ़ने से पहले कुछ चीज़ ध्यान में रखता है। पहला तो हो गया एनपीसी और दूसरा है रैन जीटीपी का कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन ही एक फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट प्रोसेस वर्क करता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म पे रैन जीटीपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए और साइटोसोल में इसका कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए। अब तीसरी चीज़ ये कि जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होने वाला है इस प्रोटीन को हम कार्गो प्रोटीन कहते हैं। जो कार्गो प्रोटीन है वो एक और प्रोटीन के साथ बाइंड करता है जिसे एक्सपोर्टीन कहते हैं। तो एक्सपोर्टीन ही इस कार्गो प्रोटीन को न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के उस साइड ले जाएगा जो एक्सपोर्टीन है। उसको ये कैसे पता चलेगा कि किस कार्गो प्रोटीन को उसे एक्सपोर्ट करना है? तो यहाँ पे हमारा NES न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होता है। वो एक एमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है एक्सपोर्टीन इसे रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद ही ये दोनों बाइंड करते हैं, अटैच होते हैं। अब न्यूक्लियर इंपोर्ट की तरह 2 प्रोटीन बाइंड करके एक्सपोर्ट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। मतलब कि जो रैन जीटीपी है वो भी एक्सपोर्टीन के साथ कंबाइन करेगा, अटैच होगा, तभी ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के उस पार जा पाएंगे। अब मैंने जैसे कहा था कि रैन जीटीपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो वो मेंटेन कैसे होगा?
उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रैन जीटीपी है वो लगातार रैन जीडीपी में कन्वर्ट होते रहता है, और इसको कन्वर्ट कराने में जो की रोल होता है वो है जीईएफ का एक फैक्टर होता है, जिसका फुल फॉर्म है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो जो जीईएफ या गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर रैन जीटीपी को रैन जीडीपी में कन्वर्ट करता रहता है। तो कार्गो प्रोटीन है वो एक्सपोर्टिन के साथ बाइंड करता है, और रैन जीडीपी भी एक्सपोर्टिन के साथ बाइंड करता है। उसके बाद ये तीनों न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के उस साइड आ जाते हैं। अब हम चाहेंगे कि जो कार्गो प्रोटीन है वो एक्सपोर्टिन से और रैन जीटीपी से अलग हो जाए। तो रैन जीटीपी वो एक प्रोटीन की मदद से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जो यहाँ पे प्रोटीन है उसे कहते हैं गैप। तो गैप का फुल फॉर्म होता है जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। गैप का यूज़ इम्पोर्टिन में भी होता है। जैसे ही गैप की हेल्प से रैन जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्ट होता है, वैसे ही एक्सपोर्टिन और कार्गो प्रोटीन अलग हो जाते हैं। अलग होते ही जो हमारा कार्गो प्रोटीन है वो अपनी साइड पे चला जाता है और अपना वहाँ पे वर्क करता है, और एक्सपोर्टिन फ्री हो जाता है आगे प्रोसेस करने के लिए। तो जैसे एक्सपोर्टिन फ्री होता है ये न्यूक्लियस के उस पार चला जाता है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ही क्यों, तो जो हमारा कार्गो प्रोटीन है वो रिलीज़ होता है साइटोसोल में, और उसके बाद एक्सपोर्टिन भी फ्री हो जाता है और ये आ जाता है एनपीसी से न्यूक्लियोप्लाज्म में दोबारा से प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए। अब हम देखेंगे कि जो इम्पोर्ट है ये हो गया एक्सपोर्ट। अब इम्पोर्ट को देखते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में। तो साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन एंड एंजाइम्स न्यूक्लियस के अंदर कैसे आते हैं, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर इम्पोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे दो रीज़न होगा, साइटोसोल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमारा जो प्रोटीन होता है उसे साइटोसोल से न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कराना है या ट्रांसपोर्ट कराना है। ये किसी पोर के थ्रू जाएगा। जो पोर होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होने के कारण एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस या प्रोटीन को ही पास होने देगा। सिंपल डिफ्यूज़न से जो पास होता है उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जीटीपी का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए न्यूक्लियोप्लाज्म में, और रैन जीडीपी का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए साइटोसोल में। तो एक का कंसंट्रेशन हाई होगा तो दूसरे का कंसंट्रेशन कम होगा। मतलब कि जीटीपी में कंसंट्रेशन हाई होगा तो जीडीपी में कम होगा, और जीडीपी में हाई होगा तो जीटीपी में कम होगा। इस तरह से तो जो प्रोटीन हमको ट्रांसपोर्ट कराना है उसे कार्गो प्रोटीन कहते हैं। तो जो इम्पोर्टिन है उसको कैसे पता चलेगा कि किसको ट्रांसपोर्ट करना है। हमारे कार्गो प्रोटीन पे एनएलएस होना चाहिए। एनएलएस जो होगा उसके माध्यम से, जो एनएलएस होता है जिसे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल कहते हैं, उसकी सहायता से ये ट्रांसफ़र होगा। तो एनएलएस अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा जो इम्पोर्टिन रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोटीन के पास। एनएलएस होगा तो उसी से बाइंड करेगा। जैसे ही इम्पोर्टिन कार्गो के साथ बाइंड करता है वैसे ही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से ये पास हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से पास होने के बाद कार्गो प्रोटीन रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसे रिलीज़ करने के लिए रैन जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जो रैन जीटीपी है वो इम्पोर्टिन से बाइंड करके कार्गो प्रोटीन रिलीज़ करता है, और रैन जीटीपी के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एक फैक्टर होता है जीईएफ। जैसे कि हमने एक्सपोर्टिंग वाले में देखा था, एक्सपोर्ट हो रहा था वहाँ पे, तो इसमें एक फैक्टर होता है
जिसका फुल फॉर्म होता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर को रैन जीडीपी में कन्वर्ट करता रहता है। जो कार्गो प्रोटीन है वो इम्पोर्टिन के साथ बाइंड करेगा। यहाँ पे इम्पोर्टिन देख रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहा है, तो रैन जीडीपी भी इम्पोर्टिन के साथ बाइंड करेगा। उसके बाद ये तीनों न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के उस साइड आ जाएंगे। अब कार्गो प्रोटीन है वो इम्पोर्टिन से और रैन जीडीपी से अलग हो जाए, इसके लिए जो रैन जीडीपी है वो एक प्रोटीन की हेल्प से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जो यहाँ पे प्रोटीन है उसे कहते हैं गैप। तो गैप प्रोटीन का फुल फॉर्म होता है जीडीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो गैप का यूज़ इसमें होता है इंपोर्ट होने के लिए। तो जैसे ही गैप की हेल्प से रैन जीडीपी में जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही इम्पोर्टिन और कार्गो प्रोटीन सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होते ही जो हमारा कार्गो प्रोटीन है वो अपनी साइड पे चला जाता है जहाँ पे उसका वर्क होता है, और इम्पोर्टिन फ्री हो जाता है आगे प्रोसेस करने के लिए। तो जैसे ही इम्पोर्टिन फ्री होता है, न्यूक्लियस के उस पार चला जाता है, और जो हमारा कार्गो प्रोटीन है वो रिलीज़ होता है साइटोसोल में, और उसके बाद इम्पोर्टिन भी फ्री हो जाता है और ये आ जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से न्यूक्लियोप्लाज्म में, और दोबारा से प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए। ये तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है प्रोटीन का या एमआरएनए का। थैंक यू।